नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया आज एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, विश्व युद्ध के मुहाने पर, जहां बमबारी की गूंज है, मिसाइलों की धमक है और धमकियों की भाषा है। आक्रमण सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि वैश्विक हकीकत है। एशिया हो, यूरोप हो या फिर अमेरिका, हर महाद्वीप पर युद्ध का साया तबाही बनकर मंडरा रहा है। कहीं विस्तार की नीति है तो कहीं बदले की जंग और कहीं महाजंग की आग। आज आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो दुनिया को हिला रही हैं, वो सवाल जो भविष्य तय कर रही हैं। रूस यूक्रेन जंग की जो स्थिति है वो फिलहाल कहीं से रुकती नहीं दिख रही। रूस और यूक्रेन की जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। कहा जा रहा है कि इस युद्ध को पूरा होने में बस कुछ ही दिन का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले ही तबाही और बर्बादी हाहाकार मचा चुकी है। शहर दर शहर खंडहर बन रहे हैं। आसमान से बरसती मिसाइलें जमीन की धड़कन रोक रही हैं। हजारों जिंदगियां खाक हो चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और डर हर ओर सांस में घर कर गया है। कहते हैं जंग का अंत करीब है, लेकिन इसकी कीमत इतिहास में सबसे भारी लिखी जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध 4 बरस अगले महीने पूरे हो जाएंगे, यानी 200 से ज्यादा हफ्ते, हजारों मिसाइलें, लाखों गोले और अनगिनत रातें, जो दिन से ज्यादा आग उगल रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या जंग थमी? जवाब बिल्कुल भी नहीं। आज भी यूक्रेन की जमीन पर गोलों की गूंज है, मशीन गनों की खामोशी नहीं, और आसमान में ड्रोन मौत का पैगाम लिख रहे हैं। ये युद्ध अब किसी नक्शे की लकीरों तक सीमित नहीं रहा। ये अब 2 जिदों की लड़ाई है। एक तरफ पुतिन क्रेमलिन की दीवारों के पीछे बैठे हैं वो नेता हैं जो पीछे हटना हार मानते हैं, जिसके लिए ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि रूस की ताकत, उसकी पहचान और उसकी साख का सवाल बन चुका है। पुतिन जानते हैं अगर झुके तो इतिहास माफ नहीं करेगा, अगर रुके तो सत्ता डगमगा सकती है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की, जो अब झुकने को तैयार नहीं, जिसने दुनिया से कहा हमें हथियार दो, भागने का रास्ता नहीं। ज़ेलेंस्की के लिए ये युद्ध जमीन से ज्यादा आत्मसम्मान की लड़ाई है, संप्रभुता की लड़ाई है और सबसे बढ़कर अपने अस्तित्व की लड़ाई है। आज यूक्रेन के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लाखों लोग बेघर हैं, हजारों जानें जा चुकी हैं, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब ये टकराव सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं, ये पूर्व और पश्चिम की सोच का संघर्ष बन चुका है। नेटो की परछाई है, अमेरिकी हथियार है और वैश्विक राजनीति की शतरंज बिछी है।
हर मिसाइल के साथ संदेश जाता है, हर ड्रोन के साथ चेतावनी उड़ती है और दुनिया पूछती है आखिर कब खत्म होगी ये जंग। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि जब जंग इच्छा शक्ति बन जाए, जब रणनीति जिद में बदल जाए, तो फिर शांति आखिरी विकल्प रह जाती है। रूस यूक्रेन युद्ध जहां था आज वहीं पर भी खड़ा है और शायद अभी और लंबा चलेगा। Ебать, это четвертая нахуй! Пятая, блядь! Тупо в завод Артема! और इसी जंग के बीच दुनिया ने एक बार फिर देखा ड्रोन का वो तांडव जिसने रूस की नींद उड़ा दी। यूक्रेन ने एक बार ही आसमान से हमला बोला। वोरोनिश, स्मोलेंस्क और यहाँ तक कि मॉस्को के ऊपर भी ड्रोन बरसाए गए। ये सिर्फ सीमावर्ती इलाकों पर हमला नहीं था, ये सीधा संदेश था। अब युद्ध रूस के घर के अंदर तक पहुंच चुका है। रात का अंधेरा, सायरनों की चीख और आसमान में आग के गोले। पूरे रूस में हर रात अलर्ट रहता है। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय है। रडार घूमते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं और ड्रोन या तो आसमान में फटते हैं या जमीन पर धमाके करते हैं। मॉस्को कभी अभेद्य माना जाता था, अब वहां भी ड्रोन की भनभनाहट खौफ बन चुकी है। इन हमलों का मकसद सिर्फ तबाही नहीं, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। रूस को ये एहसास दिलाने की कोशिश की यूक्रेन अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि जवाबी वार भी करना जानता है। हर धमाका पुतिन की रणनीति पर सवाल है, हर ड्रोन रूसी सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा है और दुनिया देख रही है कैसे ये युद्ध जमीन से उठकर अब आसमान की लड़ाई बन चुका है। ड्रोन बन चुके हैं इस जंग का सबसे खामोश और सबसे खौफनाक हथियार। इधर पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेन ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। पोक्रोवस्क, जिसे रूस महीनों की जद्दोजहद के बाद काबू में लाया था, वहीं पर यूक्रेनी फोर्सेस ने कुछ इलाकों को वापस खींच लिया है। यानी एक तरह से रूस के लिए यह एक रणनीतिक झटका है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ रूस ने भी ऐसा पलटवार किया है जो यूक्रेन की नसों में सरन भर देगा। ओडिशा, कीव, खार्किव, लुहांस्क, चारों ओर आग, बारूद और ढहती इमारतों की गूंज है। रूस का दावा है सिर्फ सैनिक के ठिकाने नहीं बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर हैं जो यूक्रेन की रीढ़ समझे जाते हैं।
यानी जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रहेगी, बल्कि पूरा अरब क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। और इसी बीच अमेरिका ने भी अपने इरादों के संकेत और तेज कर दिए हैं। अमेरिकी नौसेना का ताकतवर युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन दक्षिण चीन सागर से पश्चिम एशिया की ओर रवाना कर दिया गया है। ये कोई सामान्य तैनाती नहीं है। USS अब्राहम लिंकन एक चलता फिरता सैन्य अड्डा है। इसके साथ लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और स्कॉट जहाजों की पूरी ताकत होती है। जब ऐसा युद्धपोत किसी क्षेत्र की ओर बढ़ता है तो वो सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि कार्रवाई का संकेत माना जाता है। उधर ईरान ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। तेहरान ने अपना एयरबेस बंद कर दिया है। और जब कोई देश अचानक आसमान बंद करता है तो यह सिर्फ सुरक्षा नहीं, युद्ध की आशंका का सीधा संकेत होता है। हवाई रास्ते बंद, सैन्य अलर्ट जारी, मिसाइल यूनिट्स तैयार, प्रॉक्सी ग्रुप सक्रिय, यानी दोनों तरफ तैयारियां तेज हैं। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा? पेंटागन भले ही कह रहा हो कि यह हमला सीमित होगा, लेकिन मध्य पूर्व का इतिहास कुछ और ही बताता है। यहाँ कोई भी जंग सीमित नहीं रहती। ईरान अकेला नहीं है, उसके पास हिजबुल्ला लेबनान में है, सीरिया में उसके समर्थक है, इराक में शिया मिलिशियाई है और यमन में हूती विद्रोही है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब चारों दिशाओं से आ सकता है और यही वजह है कि अरब देश घबराए हुए हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर, ये सभी अमेरिका के करीबी दोस्त माने जाते हैं, लेकिन साथ ही ईरान के पड़ोसी भी हैं। उनकी जमीन पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं और वही अड्डे ईरान के निशाने पर हैं। यही कारण है कि इन देशों ने पीछे के दरवाजे से कूटनीति तेज कर दी है। वॉशिंगटन से कहा जा रहा है कि हालात को संभालिए, हमला रोका जाए, वरना आग हमारे घर तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप जो दबाव में झुकने के लिए जाने नहीं जाते, जो ताकत की भाषा में यकीन रखते हैं और जो कड़ा रुख अपनी पहचान मानते हैं। एक तरफ उनकी युद्ध की तैयारी है, दूसरी तरफ उनके सबसे करीबी अरब सहयोगियों की गुहार है। क्या ट्रंप सऊदी अरब और कतर जैसे दोस्तों की बात सुनेंगे या फिर ईरान पर हमला करके अपना संदेश दुनिया को देंगे?
अगर ट्रंप ने हमले का बटन दबाया तो फिर सवाल सिर्फ ईरान का नहीं रहेगा, फिर ये जंग पूरे अरब में फैल सकती है। तेल के रास्ते बंद हो सकते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य संघर्ष का केंद्र बन सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। आज हालात ऐसे हैं कि कूटनीति आखिरी सांसें गिन रही है और हथियार बोलने को तैयार है। अमेरिका बनाम ईरान में ये टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से लौटना बेहद मुश्किल हो सकता है। अब सबकी निगाहें व्हाइट हाउस पर टिकी है। वाशिंगटन की हर हलचल, हर बयान, हर फैसले पर दुनिया की नजर टिकी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, सवाल यह है क्या डोनाल्ड ट्रंप जंग को रोकेंगे या फिर पूरे अरब को एक नई जंग में, एक नई आग में झोंक देंगे। एक तरफ डिप्लोमेसी का रास्ता है जहां बातचीत अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई है, दूसरी तरफ मिसाइलें तैयार हैं, युद्धपोत तैनात है और आसमान किसी भी पल धधक सकता है। ट्रंप का फैसला सिर्फ ईरान की किस्मत नहीं बदलेगा, ये तय करेगा मध्य पूर्व शांत की तरफ जाएगा या फिर एक और बड़े युद्ध की तरफ। तेल के रास्ते, वैश्विक अर्थव्यवस्था और करोड़ों जिंदगियां, सब कुछ एक फैसले पर टिका है। घंटों का सवाल है या फिर कुछ दिनों का, लेकिन तब तक दुनिया सांसें रोके इंतजार कर रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब महाशक्तियां फैसला लेने में देरी करती है तो जंग खुद रास्ता बना लेती है और आज वो रास्ता बेहद करीब दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा संकट यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली ठप, गैस ठप, सप्लाई चेन तबाह। लाखों लोग ठिठुरती सर्दी में सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह युद्ध कभी रुकेगा? और इस सवाल का जवाब शायद अब युद्ध के मैदान में नहीं है। जेलेंस्की को एहसास हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, पश्चिमी हथियार और जनता की सहन शक्ति, इन सब की एक सीमा होती है। तो क्या यूक्रेन चुनाव में सत्ता ही नहीं बल्कि नीति भी बदलेगी? क्या नई सरकार बातचीत के लिए ज्यादा लचीली होगी? क्या ट्रंप का दबाव का असर दिख रहा है? एक तरफ पुतिन, जो अपनी सुरक्षा बेल्ट बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध बताए जाते हैं, दूसरी तरफ जेलेंस्की, जो यूरोप और अमेरिका के सहारे लड़ाई में टिक रहे हैं। बीच में अमेरिका, जहां इस वक्त शांति प्लान जोर पर है, और आखिर में यूरोप, जो धीरे धीरे थक रहा है। यानी जंग सिर्फ टैंकों और ड्रोन की नहीं, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और पावर प्ले की भी है। तो क्या ट्रंप की नीति वाकई काम करने लगी है या फिर ये सब महज दबाव की राजनीति है? क्या यूरोप की मंशा सच में फेल होती दिख रही है या वक्त ने रणनीति को कमजोर कर दिया है? फिलहाल एक ही तस्वीर साफ है,
रूस यूक्रेन युद्ध रुकने से ज्यादा बढ़ने के संकेत दे रहा है। ड्रोन का आतंक, मिसाइलों की बारिश और राजनीति के इस शतरंज में अभी बहुत चालें बाकी है। जब तक जंग की आग शांत नहीं होती, दुनिया सिर्फ देख सकती है एक ऐसा युद्ध जिसका अंत किसी को नजर नहीं आ रहा। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अब एक नया बयान वैश्विक सियासत में हलचल मचा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने वाले संभावित शांति समझौते में सबसे बड़ी रुकावट रूस नहीं बल्कि यूक्रेन है। ट्रंप का सीधा आरोप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डील के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति समझौते को लेकर उतने उत्सुक नहीं दिख रहे हैं। ओवल ऑफिस में दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा कि मुझे लगता है कि पुतिन डील करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन उसके लिए कम तैयार है। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब यूरोप के कई देश लगातार ये कहते रहे कि मॉस्को युद्ध खत्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ट्रंप की नजर में जंग की असली वजह अब क्यों बन चुका है? दरअसल ट्रंप और ज़ेलेंस्की का रिश्ता शुरू से ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने यूक्रेन पर अमेरिकी मदद को लेकर सवाल उठाए थे और सत्ता में वापसी के बाद एक बार फिर वही तलखी लौटती दिख रही है। हालांकि बीच में ऐसा लग रहा था कि दोनों नेताओं के बीच संवाद बेहतर हो रहा है, लेकिन अब ट्रंप का ये बयान संकेत दे रहा है कि ज़ेलेंस्की को लेकर उनका भरोसा फिर डगमगा गया है। ट्रंप की सोच साफ है। उनके मुताबिक अगर युद्ध रोकना है तो समझौता करना ही होगा और समझौते में कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहीं से ज़ेलेंस्की की मुश्किल शुरू होती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति खुले तौर पर कह चुके हैं वो अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, ना क्रीमिया, ना डोनबास, ना पूर्वी यूक्रेन। ज़ेलेंस्की के लिए ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये देश की संप्रभुता का सवाल है। अगर समझौते में रियायत दी गई तो वो यूक्रेन की हार मानी जाएगी। तो फिर असल सवाल, क्या शांति पर जंग भारी पड़ रही है? एक तरफ ट्रंप है जो इसे डील और डिप्लोमेसी की लड़ाई मानते हैं, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की जो इसे अस्तित्व और सम्मान की जंग कहते हैं, और बीच में यूरोप है, नेटो है और वो दुनिया है जो युद्ध से थक चुकी है लेकिन समाधान से दूर है। अगर ट्रंप का दबाव बढ़ता है तो क्या यूक्रेन समझौते के लिए मजबूर होगा या फिर ज़ेलेंस्की की जिद इस युद्ध को और लंबा खींचेगी?
आज शांत की बात हर मंच से हो रही है, लेकिन जमीन पर गोलियां चल रही है, आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं और दोनों तरफ पीछे हटने को कोई तैयार नहीं। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि युद्ध कब खत्म होगा, सवाल ये है क्या शांति की कीमत कोई चुकाना चाहता है या फिर इस जंग में शांति सबसे बड़ी हार बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस के आक्रामक रवैये ने तस्वीर साफ कर दी है। पुतिन की नजर सिर्फ डोनबस तक सीमित नहीं है। ड्रोन और मिसाइल हमलों की तीव्रता बताती है कि रूस एक दो इलाकों पर नहीं बल्कि कई हिस्सों पर दबदबा बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। और ये सिर्फ कार्रवाई नहीं है बल्कि यूक्रेन की भौगोलिक और रणनीतिक रीढ़ को तोड़ने का तांडव है। संकेत साफ है, पुतिन का लक्ष्य बड़ा है और जंग खतरनाक मोड़ पर है। अब तक लग रहा था कि रूस की नजर सिर्फ डोनबास के इलाकों पर है, लेकिन अब तस्वीर साफ होती जा रही है। पुतिन की नजर पैनी है और लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा। ये जंग अब एक दो इलाकों की नहीं बल्कि कई हिस्सों को हड़पने की कोशिश की जंग बन चुकी है। डोनबास से शुरू हुई आग अब यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों तक फैलती जा रही है और इसी बीच रूस ने वो कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ओरेशनिक हमलों के बाद यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें मंजरे आम पर है। जले हुए ढांचे, ध्वस्त इमारतें और दहशत में डूबे लोग। और इसी तबाही के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि रूस बौखला गया है, कूटनीति की हर कोशिश का जवाब हमले से दे रहा है और अब हाइपरसोनिक मिसाइलों से दे रहा है। ज़ेलेंस्की का आरोप सीधा है, ये हमला किसी गलती का नतीजा नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया हमला है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से कई गुना तेज, जिसे रोकना बेहद मुश्किल और जो सेकंडों में तबाही मचा सकती है। ये हमला सिर्फ यूक्रेन के लिए खतरा नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए चेतावनी है। खास तौर पर लवीव, जहां से यूरोप यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करता है। यही वो नब्ज है जिस पर पुतिन का गुस्सा सबसे ज्यादा है। दावा है कि यूरोप से लगातार मिल रहे हथियार रूस को नागवार गुजर रहे हैं और माना जा रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला इसी नाराजगी का नतीजा है। मतलब साफ है, पुतिन सिर्फ यूक्रेन को नहीं यूरोप को भी संदेश दे रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या रूस डोनबास पर रुकने वाला है या फिर ये जंग यूक्रेन के और हिस्सों तक फैलेगी? सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब मकसद सिर्फ हमला नहीं बल्कि डर पैदा करना हो।
रूस ये दिखाना चाहता है कि उसके पास अब भी ऐसे हथियार हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा संकेत है साल 2026। नया साल शुरू होते ही यूक्रेन पर हमले और तेज हो गए। ड्रोन, मिसाइल और अब हाइपरसोनिक वार, सर्दी, ऊर्जा संकट और अब हाइपरसोनिक खतरा। 2026 यूक्रेन के लिए मुसीबत बनकर उभर रहा है। आम नागरिक इस जंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है। हर धमाके के साथ डर और गहरा होता जा रहा है। अब ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, ये जंग है दबदबे की, सप्लाई लाइन की और पूरे यूरोप की सुरक्षा की। पुतिन का लक्ष्य बड़ा है और हमला साफ संकेत देता है यूक्रेन की जंग अब और खतरनाक मोड़ पर है। 2026 यूक्रेन के लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नेटो और रूस के बीच जंग के आसार चरम पर हैं। यूरोप का माहौल बारूद की गंध से भर चुका है और सबसे आगे खड़ा है पोलैंड, नेटो का फ्रंट लाइन। पोलैंड की तैयारी ऐसी जैसे युद्ध दरवाजे पर दस्तक दे चुका हो। नए टैंक, मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, दिन रात तैनाती जारी और सीमा पर सेना भी बढ़ाई जा रही है। पोलैंड किसी भी हाल में रूस को रोकने की ठान चुका है, इसलिए यह सिर्फ तनाव नहीं, ये विस्फोटक हालात हैं। दुनिया के आसमान पर एक बार फिर युद्ध का काला साया। तलवारें खिंची हुई, बयान जहर बनकर उड़ रहे हैं और हथियारों का ढेर हर गुजरती रात के साथ बढ़ता जा रहा है। नेटो और रूस के बीच जंगी तनाव अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से वापस लौटना बेहद मुश्किल होता दिख रहा है। दोनों ओर आरोप पलटवार, धमकियां और तैयारियां, और माहौल ऐसा जैसे दुनिया एक नए विध्वंसक अध्याय का इंतजार कर रही हो। सबसे पहले बात पोलैंड की। नेटो का फ्रंट लाइन देश अब रूस की सीमा के बिल्कुल नजदीक।
पोलैंड ने हथियारों की खरीदारी में ऐसा उछाल मारा है जैसे किसी भी क्षण बड़े युद्ध की घड़ी बजने वाली हो। नई मिसाइलें, नए टैंक, एंटी एयर सिस्टम, ड्रोन और भारी हथियारों का ढेर। पोलैंड कह रहा है अगर रूस यूरोप की दहलीज तक आएगा तो हम उसे रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। ये सिर्फ खरीदारी नहीं, ये एक युद्ध पूर्व तैयारी है। पोलैंड के बाद अब जर्मनी, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और नेटो का एक प्रमुख स्तंभ। जर्मनी लगातार अपने हथियारों की खेप बढ़ा रहा है। नए बजट, नई टुकड़ियां, भारी भरकम सैन्य संसाधन, सब कुछ रिकॉर्ड स्पीड में मंजूर किया जा रहा है। जर्मनी का संदेश साफ है, अगर रूस आगे बढ़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये वही जर्मनी है जिसने दशकों तक हथियारों से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यूरोप खुद को एक नए युद्ध की दहलीज पर देख रहा है और जर्मनी भी उसी हिसाब से हथियार बंद हो रहा है। लेकिन तनाव सिर्फ हथियारों से नहीं बढ़ रहा, जुबानी जंग भी तेज है। नेटो और रूस दोनों एक दूसरे पर आरोपों की बरसात कर रहे हैं। रूस का तर्क साफ है, नेटो का लगातार विस्तार हमारे लिए खतरा है। ये रूस को घेरने की रणनीति है। पुतिन बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन को हथियार देना बंद करो। यूरोप आग से खेल रहा है। नेटो रूस की सीमाओं पर बाजू फड़काने की कोशिश कर रहा है और इसके नतीजे बेहद ही खतरनाक होंगे। पुतिन का कहना है कि यूरोप ने यूक्रेन संघर्ष में शांति वार्ता की हर कोशिश को नाकाम किया है। समझौते को धक्का दिया गया है और युद्ध को लंबा करने का खेल खेला गया है। दुनिया के मंच पर यह आरोप अब नई उथल पुथल पैदा कर रहे हैं। आज दुनिया एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। कहीं अस्तित्व की लड़ाई, कहीं कब्जा करने की लड़ाई, कहीं वर्चस्व का युद्ध। कुछ देश अपने एकाधिकार वाले दबदबे को पूरी दुनिया पर थोपना चाहते हैं। छोटे देशों को दबाना चाहते हैं, उनकी आवाज को मिटाना चाहते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जो भी दुनिया पर एकाधिकार थोपने निकला वो या तो नाकाम हुआ या होने ही वाला है। और इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है रूस। रूस का संदेश साफ है, अगर किसी ने हमें चुनौती दी, अगर किसी ने हमारी सीमाओं के साथ खिलवाड़ किया, अगर किसी ने हमें युद्ध के लिए उकसाया तो रूस भी लड़ेगा और पूरी ताकत से लड़ेगा। पुतिन ने हाल ही में चारों दिशाओं में संदेश भेज दिया। यूक्रेन, नेटो, यूरोप और पश्चिमी देश कोई भी उनकी चेतावनी से बाहर नहीं है।
रूस का संदेश साफ है। अगर किसी ने हमें चुनौती दी, अगर किसी ने हमारी सीमाओं के साथ खिलवाड़ किया, अगर किसी ने हमें युद्ध के लिए उकसाया, तो रूस भी युद्ध लड़ेगा और पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। पुतिन ने हाल ही में चारों दिशाओं में संदेश भेज दिया है। यूक्रेन, नेटो, यूरोप और पश्चिमी देश कोई भी उनकी चेतावनी से बाहर नहीं। उनके मुताबिक नेटो की घेराबंदी रूस को मजबूर कर रही है कि वो कड़ा रुख अपनाए, और दुनिया अच्छी तरह जानती है कि जब रूस कड़ा रुख अपनाता है तो सरहदें बदल जाती हैं। और अब तनाव को कई गुना बढ़ाने वाली खबर, जर्मन चांसलर का लीक कॉल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लीक कॉल में बेहद चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं। खुलासा ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ट्रंप धोखा दे रहे हैं। ऐसा दावा कॉल में शामिल बातचीत से जुड़ा बताया जा रहा है। दुनिया हैरान है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि यूक्रेन की कूटनीति खुद अपने सबसे बड़े सहयोगियों के भरोसे पर ही खतरे में है। और अब प्रवेश करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि यूक्रेन रूस युद्ध में 24 घंटे में खत्म कर सकता हूं, मैं दोनों पक्षों को टेबल पर ला दूंगा। ट्रंप का दावा यह भी है कि यह युद्ध सिर्फ राजनीतिक खेल है। वास्तविक नेतृत्व इसे पल भर में सुलझा सकता है। और यहीं से दुनिया के राजनीतिक गलियारों में आग लग गई है, क्योंकि ट्रंप ने पुतिन की तारीफ भी की है। खुलकर कहा कि पुतिन एक मजबूत नेता है। ये बात नेटो के कई देशों को नागवार गुजरी है। कई विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि ट्रंप की वजह से नेटो की रणनीतियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नेटो और रूस के बीच सीधी जंग होने वाली है? क्या हथियारों का जखीरा, क्या बढ़ती बयानबाजी, क्या नई तैनाती और क्या लगातार बढ़ते आरोप, ये सब किसी बड़े युद्ध की प्रस्तावना है? मौजूदा हालात देखकर लगता है हाँ, हालात बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। एक छोटी सी गलती, एक गलत बयान, एक मिसाइल का भटकना और यूरोप का पूरा भूगोल बदल सकता है। अगर नेटो और रूस की सीधी टक्कर हुई तो सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा, ये होगा एक सभ्यता बनाम सभ्यता का टकराव। पूर्व बनाम पश्चिम, रूस बनाम नेटो, परमाणु हथियारों से लैस
दो महासत्ताएं। ऐसी जंग का असर पूरे ग्रह पर पड़ेगा। ऊर्जा संकट, खाद्य संकट, आर्थिक गिरावट और मानवीय तबाही, सब कुछ एक ही लपट में घिर जाएगा। आज पूरी दुनिया की निगाहें यूरोप पर है। दुनिया टकटकी लगाए देख रही है, क्या होगा अगला कदम। क्या पोलैंड अपनी सेना सीमा पर तैनात करेगा? क्या जर्मनी ने हथियार मोर्चे पर भेजेगा? क्या नेटो नई सैन्य रणनीति अपनाएगा? क्या रूस अपने लड़ाकू विमान यूरोप की सीमा की ओर बढ़ा देगा? सवाल बहुत है और जवाब कोई नहीं। आज दुनिया उबल रही है। हर महाद्वीप पर हलचल है, हर राजधानी में चिंता है, हर जनरेशन में डर है। क्योंकि अगर इस बार युद्ध हुआ तो परिणाम सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेंगे। ये जंग होगी विनाश की, सत्ता की, अहंकार की और शायद मानव सभ्यता की सबसे भयानक जंग। आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। नेटो और रूस की टक्कर अब दूर नहीं। तनाव जिस दिशा में जा रहा है उसका अंत सिर्फ दो ही चीजें तय कर सकती है, या तो कूटनीति या फिर युद्ध। अगर युद्ध हुआ तो ये विध्वंसक होकर ही रहेगा। दुनिया इस समय एक तूफान से पहले की खामोशी में खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं मिडिल ईस्ट एक बार फिर से युद्ध की दहलीज पर खड़ा दिखाई दे रहा है। शांति की हर कोशिश के बीच बारूद की गंध, धमाकों की गूंज पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेती जा रही है। लेबनान में इजराइल की ताजा स्ट्राइक इस बात का साफ संकेत है कि हालात बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़े और भयानक संघर्ष की आड़ है। लेबनान में जब शांति की उम्मीद जगी थी, तभी एक बार फिर आसमान से इजराइल ने आग बरसाई और पूरे इलाके को तबाह कर दिया। रात करीब 1 बजे दक्षिणी लेबनान के सिडोन शहर में इजरायली मिसाइलों ने एक व्यापारिक इलाके को टारगेट बनाया। हालांकि राहत की बात ये रही कि जिस इमारत पर हमला हुआ वो उस वक्त खाली थी, लेकिन धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा इलाका दहल उठा। खिड़कियां टूट गईं, सड़कों पर मलबा फैल गया और लोग नींद से जागकर अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा लगा जैसे जंग सीधे उनके दरवाजे तक पहुंच गई।
पहले भी इजरायली सेना पूर्वी लेबनान की बेका वैली में कई ठिकानों पर हवाई हमले कर चुकी है। इजराइल का दावा है कि ये वो इलाके हैं जहां पर हिजबुल्लाह और हमास के ठिकाने मौजूद हैं या जिनका इस्तेमाल हथियारों के भंडारण और लड़ाकों की आवाजाही के लिए किए जाते हैं। बेका वैली रणनीतिक रूप से बेहद अहम इलाका माना जाता है। सीरिया की सीमा से सटा ये क्षेत्र हिजबुल्लाह की गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। इजराइल लंबे समय से इस इलाके पर नजर बनाए हुए है। लेकिन सवाल ये है कि ये हमले ठीक इसी वक्त क्यों? दरअसल लेबनान की सरकार एक बेहद अहम और संवेदनशील बैठक करने जा रही है और इस बैठक में देश के भीतर सक्रिय सशस्त्र समूहों, खास तौर पर हिजबुल्लाह को निहत्था करने यानी उनसे हथियार छीनने के मुद्दे पर चर्चा होनी है। लेबनान में ये मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। हिजबुल्लाह न सिर्फ एक सशस्त्र संगठन है बल्कि लेबनान की राजनीति में उसकी गहरी पकड़ भी है। एक तरफ सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि देश में सिर्फ राज्य के पास ही हथियार, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह खुद को इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध की ताकत बताता है। अब ऐसे में इजराइल के ये ताज़ा हमले लेबनान की आंतरिक राजनीति को और ज्यादा अस्थिर कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के पास में हजारों रॉकेट और मिसाइलें हैं जो इजराइल के भीतर गहराई तक मार करने में सक्षम है। और यही आशंका इजराइल और पूरे पश्चिमी जगत को चिंता में डाल रही है। मिडिल ईस्ट पहले से ही गाजा युद्ध, रेड सी संकट और ईरान इजराइल तनाव से झुलस रहा है। अब ऐसे में लेबनान मोर्चे का खुलना पूरे क्षेत्र को एक बहुस्तरीय युद्ध में ढकेल सकता है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि एक छोटी सी चूक, एक गलत आकलन या एक उकसाने वाली कार्रवाई इस पूरे इलाके को लंबे और विनाशकारी युद्ध में झोंक सकती है। मिडिल ईस्ट में सवाल सिर्फ ये नहीं कि अगला हमला कहाँ होगा, सवाल ये कि क्या कूटनीति एक बार फिर हथियारों की आवाज से दब जाएगी, क्योंकि जिस तरह लेबनान में धमाकों की गूंज तेज होती जा रही है उससे ये तो स्पष्ट है कि मिडिल ईस्ट में जंग की आहट अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। हमारी खास पेशकश आक्रमण में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर लगातार लाइव तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।